नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। वैश्विक ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में जारी सैन्य संघर्ष के कारण घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स के दामों में तेजी से वृद्धि हुई है। भारतीय ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के अनुसार आज शनिवार 7 मार्च को गैर सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर 14.2 किलोज की कीमत 60 रुपए बढ़ाकर दिल्ली में 913 रुपए कर दी गई है, जो पहले 853 होती थी। ये वृद्धि पिछले 11 महीनों में दूसरी बार हुई है। अप्रैल 2025 में घरेलू एलपीजी की कीमत 50 रुपए बढ़ाई गई थी। अधिकारियों के अनुसार पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष शुरू होने के बाद से वैश्विक ऊर्जा कीमतों में भारी उछाल आया है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में खाना पकाने की गैस अभी भी सबसे सस्ती है। दिल्ली के अलावा अगर आप अन्य शहरों में अगर कीमतें देखें तो मुंबई में 912 रुपए 50 पैसे, कोलकाता में 939 रुपीज, चेन्नई में 928 रुपए 50 पैसे, इस तरीके की कीमतें हैं। और ये दरें राज्यवार स्थानीय सेल्स टैक्स या वैट के आधार पर अलग अलग हो सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये कितना बड़ा संकट है। कमर्शियल सिलेंडर भी अगर आप देखें तो कमर्शियल एलपीजी जो 19 किलो का सिलेंडर है, जो होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के इस्तेमाल में आता है, वहां पर उसकी कीमत 114 रुपए 5 पैसे रुपए 114 रुपए 5 114.5 रुपए बढ़ाकर दिल्ली में 1883 रुपए हो गई है। ये वृद्धि 1 मार्च को हुई 28 रुपए की बढ़ोतरी के ऊपर है। इस साल अब तक कमर्शियल एलपीजी की कीमत में कुल 302 रुपए 50 पैसे की वृद्धि हुई है। तो ये संकट अभी और कितना गहरा सकता है। सरकार ने एस्मा भी लागू कर दिया है ताकि जो एलपीजी का प्रोडक्शन है वो बढ़ा दिया जाए। लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट ब्रह्मचलानी का एक ट्वीट अगर आप याद करें तो अभी 3 दिन पहले या 4 दिन पहले का वो ट्वीट है, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारे पास एलपीजी के रिजर्व्स नहीं है और इस वजह से हमारे फैमिली हाउस होल्ड्स पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। तो आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ संजय कपूर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट हैं और वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है। हमारे साथ मनीष कुमार हैं जो कि फेडरल देश के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका स्वागत है मनीष। और मैं संजय से शुरू करती हूँ कि संजय, ये कितना बड़ा क्राइसिस है और एलपीजी का जो ये संकट अब खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने 60 रुपए जो घरेलू कुकिंग गैस है उस पर बढ़ाया है और 114 रुपए कुछ कमर्शियल सिलेंडर्स पर बढ़ाया गया है। ये अगर ये युद्ध चलता रहता है तो ये संकट कितना बड़ा हो सकता है? ये संकट तो बहुत गहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये इससे हर चीज़ के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इससे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ेगा, इससे खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी होंगी। और जो ऊर्जा के साथ यही समस्या है कि एक बार ये बढ़ना चालू होती है तो बाकी चीज़ों की जो रफ्तार है वो और तेज़ हो जाती है। तो ये तो सिर्फ शुरुआत है और इसमें आगे देखने वाली बात है कि होता क्या। देखिए, भारत सरकार ने कोशिश करी है कि जितना भी है ना एलपीजी है वो बाज़ार से खरीद लें। हम जहाँ-जहाँ मिल रहा है उसकी सब उनके खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि इस समय हर जगह पे होड़ लगी हुई है। हिंदुस्तान की समस्याएँ गहरी हो गई जब से यहाँ से मिलना बंद हो गया, क्या नाम है आपकी, कतर से। कतर से हम पर्याप्त मात्रा में लिक्विफाइड नेचुरल गैस लेते थे और उसके माध्यम से हम लोग बनाया करते थे। पर इसीलिए हमें पूरा आश्वस्त हम लोग आश्वस्त थे इस बात से कि इसका हमें कमी महसूस नहीं होगी और इसकी कोई स्टोरेज वगैरह हमने नहीं करी, जो कि ब्रह्मचलानी भी कह रहे थे। तो आने वाले दिनों में क्या होता है इसका तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा और उसके रहते हुए हर चीज़ है ना गड़बड़ा जाएगी। और सरकार की पूरी जो कोशिश हो रही है कि इन्फ्लेशन ना बढ़े और चीज़ें कंट्रोल में रहें, ये मेरे ख्याल से बेकाबू होने की पूरी गुंजाइश है। मनीष, अब आपके पास आती हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि उज्ज्वला गैस जैसी स्कीम्स भी इस समय चल रही हैं, पॉलिटिकली भी ये बड़ा इशू हो रहा है। जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि अब सड़कों पर वो उतरेंगी। आज ही उन्होंने ऐलान किया कि कल संडे का जो प्रोटेस्ट है वो एलपीजी की कुकिंग गैस को लेकर होगा। क्या ये कितना बड़ा ये पॉलिटिकल इशू बन पाएगा? क्योंकि आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस बात को कहा है और कांग्रेस ने मोदी जी को इन्फ्लेशन मैन बोल दिया और कहा कि आप कीमतें नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो कि उज्ज्वला गैस स्कीम का क्या होगा और प्लस ये कितना बड़ा एक राजनीतिक चर्चा का विषय भी हो जाएगा? बिल्कुल। तो नीलू जी, ये देखिए कि आपको याद दिला दें कि अगस्त 2023 की बात है, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। और क्योंकि 2023 के आखिर में 4 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आपको ध्यान में होगा। उसके ठीक पहले केंद्र सरकार ने जिस एलपीजी की कीमत 1100 रुपए थी
उसे घटाकर पहले 903 रुपए किया। ये अगस्त की 2023 की मैं बात बता रहा हूं आपको। इसके बाद ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मार्च 2024 में 100 रुपए की कटौती की गई थी, 300 रुपए की कटौती की गई थी एलपीजी सिलेंडर की। तो ये तब 800 रुपए के आसपास कीमतें आ गई थी। हालांकि जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि 50 रुपए पिछले दिनों दाम बढ़ाए गए थे पिछले वर्ष, लेकिन आज 60 रुपए कीमतें बढ़ाई गई हैं। ये कीमतें आप देखिए चुनाव के वक्त जब ये बीजेपी भी जानती है और मोदी सरकार भी जानती है कि वो चुनाव के दहलीज पर खड़ी है, उसके बावजूद उन्होंने कीमतें बढ़ाने का जब फैसला लिया है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकारी तेल कंपनियों पर किस तरीके का दबाव अब बनता जा रहा प्राइस एस्केलेशन के चलते। और न केवल एलपीजी, क्योंकि हम तो देख रहे हैं ये ट्रेलर मात्र है नीलू जी। आज 60 रुपए एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, लेकिन कल जब फ्राइडे को इंटरनेशनल जो क्रूड मार्केट, कमोडिटी मार्केट जो क्लोज हुआ, वहां पे क्रूड प्राइस ऑलमोस्ट $100 प्रति बैरल के दरवाजे पर जा पहुंचा है। ये $95 प्रति बैरल को टच किया है। क्लोजिंग जो है फ्राइडे, क्योंकि आज और कल बाजार बंद है, तो फ्राइडे को ये 93 पर जाकर क्रूड ऑयल पर बैरल क्लोज हुआ। ये केवल एलपीजी तक ही सीमित नहीं रहेगी। आपको आने वाले समय में, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में 30% कच्चे तेल के दाम बढ़ चुके हैं, 30% प्राइसेस एस्केलेट हो चुका है इस वॉर के चलते। तो सरकारी तेल कंपनियों पर दबाव है, सप्लाई चेन दिक्कतें तो उनको सामना करना ही पड़ रहा है, रुपया लगातार डॉलर के खिलाफ कमजोर हो रहा। तो इन सभी कारणों के चलते आपको पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, ये वही सरकार है जब रूस यूक्रेन के समय जब $120 प्रति बैरल जब कच्चा तेल चला गया था, वहां से हमने देखा पिछले वर्ष $60 पे आ गया था, यानी 50% प्राइस रिड्यूस हो गई, लेकिन उसका लाभ आम आदमी को नहीं मिला। तो लेकिन अब जब कीमतें बढ़ने लगी हैं, तो आम आदमी पे बोझ डालने की शुरुआत हो चुकी है। और हम देखेंगे कि यहाँ से प्राइसेस ना केवल एलपीजी, जिसका आज हमने देखा उदाहरण, बल्कि आपको ये पेट्रोल डीजल पे भी देखने को मिलेगी। लेकिन सप्लाई चेन, आप एलपीजी, हर घर में पीएनजी से गैस सप्लाई नहीं होती है, पीएनजी एलपीजी से सप्लाई होती है। और पीएनजी भी एलएनजी से आता है, जिसका जो सप्लाई है बिल्कुल ठप हो चुका है कतर से, जो सबसे बड़ा सप्लायर है। तो हमें एलपीजी स्कार्सिटी, पीएनजी स्कार्सिटी, इन सभी चीजों का सामना करना पड़ेगा अगर ये युद्ध एस्केलेट होता है, यहाँ से और ज्यादा लंबा खींचता है। तो इसके लिए आने वाले समय में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और महंगाई तो सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करेगी इसके चलते। संजय, एक चीज और भी है। अभी 30 दिन का वेवर मिला है भारत को रशिया से तेल खरीदने के लिए। कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि नहीं, शायद रशिया ने मना कर दिया है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि जो तेल का सप्लाई है, और मैं जनरल फ्यूल की बात कर रही हूँ, ये कितनी अनइंटरप्टेड सप्लाई भारत के पास रहेगी? और एलपीजी के तो रिजर्व्स हमारे पास है नहीं, ना कोई ऐसी पॉलिसी है कि हम एलपीजी के रिजर्व्स रखें। तो कितना तैयार है डिप्लोमेटिकली भी देश अपना इस चीज को हैंडल करने के लिए? ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि मैंने जो सुना है और जो चर्चा में ये बात आ रही है कि रूस ना हिंदुस्तान को महंगा तेल बेचेगा। वो पहले तो उन्होंने कहा कि देने को तैयार है, और जब उनको पता चला कि हिंदुस्तान इस विपदा से गुजर रहा है, तो उन्होंने तेल के दाम बढ़ा दिए। क्योंकि उनका कोई कारण समझ नहीं आ रहा है कि पिछले जो $10 कम, $60 के नीचे हम लोग जो को बेचा करते थे, वही वाला रेट दिया जाए। क्योंकि हमने उनके साथ है ना ऐसा काम नहीं करा जिससे कि उनका भरोसा बढ़े या उनके हिम्मत में इजाफा हो किसी भी हालत में, कि वो हमको तेल बेचे। तो ये संभव है कि तेल के दाम महंगे हों, और जब ये होंगे तो हर चीज़ महंगी होगी। क्योंकि सरकार का रुख ये रहा है कि जब कम होते तो हम ना जैसे ये कंज्यूमर्स को नहीं से प्रोवाइड करते हैं, जब बढ़ेंगे तो हमारे सर पे खुद थोप देंगे, और उसके थोपने से हर चीज़ और गहरी और गंभीर हो जाएगी। तो ये आप कहें कितनी अनइंटरप्टेड सप्लाई होगी, ये तो रूस के ऊपर पूरी तरह मन निर्भर करता है। उन्होंने अगर आश्वासन दिया है कि 30 दिन तक देंगे, तो संभवतः देंगे 30 दिन तक, नहीं तो यहाँ स्थिति और डामाडोल हो जाएगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई डिप्लोमेटिकली कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है कि ये जो एलपीजी का क्राइसिस है ये और ज्यादा गहरा ना हो? क्योंकि अल्टीमेटली फिर जो एक गरीब व्यक्ति देश में है, उसके तो उसका बजट हिल जाएगा एक तरीके से। मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई सहारा है। इन्होंने इस तरीके से पूरी तरीके से अमेरिका पे आश्रित है। जब ना इसको कहते हैं कि एसेंशियल पार्टनर कहते हैं अमेरिका को,
तो उसका मतलब है कि वो अमेरिका की तरफ मुखातिब हो रहे हैं और अमेरिका से उम्मीद कर रहे हैं कि कोई ना कोई रास्ता वो ढूँढेगा। पर अमेरिका ने तो हाथ उठा दिए हैं, वो तो कह रहे हैं कि आप रूस से लीजिए। अगर रूस है ना महँगा दे रहा है तेल और आप लेने के लिए बाध्य हो रहे हैं, तो आपका पूरा बजट ही चौपट हो जाएगा। तो मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि इस समय दुनिया में कोई और मुल्कों को भी ऐसी कोई रास्ते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। वो लोग वापस है ना रूस के तेल की तरफ जा रहे हैं और अमेरिका के जितने भी दबाव होने के बावजूद उनको स्थिति ऐसी हो गई कि वो किसी की मदद करने के लायक नहीं है। लेकिन मनीष, जो एस्मा लगाया गया है उसमें सरकार क्या कह रही है, और सरकार जस्टिफाई इसको इस तरह से कर रही है कि देखिए जो बाकी पड़ोसी देश है वहां पर जो कुकिंग गैस का कॉस्ट है वो ज्यादा है भारत के बजाय, लेकिन भारत के पास विकल्प भी है कि भाई अगर आपको वो बर्डन आपको कंज्यूमर को नहीं पास ऑन करना है तो आपके पास 50 तरीके की सब्सिडीज हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी तो कब से मांग हो रही है कि आप हटा दीजिए, उस फर्टिलाइजर सब्सिडी को सरकार क्यों नहीं हटा पा रही है? देखिए वो तो बहुत ही मुश्किल है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी से, हालांकि आप ये देखिए नीलू जी की किस तरीके से फर्टिलाइजर सब्सिडी, तमाम तरह के फूड सब्सिडी हो चाहे फर्टिलाइजर फ्यूल सब्सिडी हो, आपको याद होगा कि जिस समय डीजल प्राइसेस जो है रेगुलेट होता था तो बहुत बड़ा हिस्सा फ्यूल सब्सिडी का हुआ करता था। धीरे धीरे सरकार ने सारे डीरेगुलेशन के बाद सब कुछ कंज्यूमर पे पास ऑन कर दिया। फर्टिलाइजर सब्सिडी क्योंकि देश के किसानों का सवाल है, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, सरकार नहीं खत्म कर सकती। आपने सवाल पूछा कि एस्मा को लेकर इसमें क्या हो सकता है, तो देखिए ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को सरकार की हिदायत है कि वो एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाएं, इस रेगुलेशन के तहत वो मैक्सिमाइज करे एलपीजी प्रोडक्शन को। साथ ही साथ एलपीजी के उत्पादन में जिस प्रोपेन और ब्यूटेन जो स्ट्रीम्स जो है उसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो केवल एलपीजी प्रोडक्शन में ही लगाया जाए, बाकी जो इंडस्ट्रियल जो गैसेस बनाई जाती है उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल न किया जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इन जो रिफाइनर्स को कि वो आप इन गैसेस को बाकी जगह आप डेविएट ना करें, कमर्शियल इस्तेमाल बाकी जगह ना करें, मैक्सिमाइज जो है वो डोमेस्टिक एलपीजी जो सप्लाई है सिलेंडरों की उसके लिए इसको करें। तो ये सरकार की हिदायत है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को, और यही कारण है कि सरकार ने एस्मा के तहत ये निर्देश सरकार को दिए हैं। लेकिन क्योंकि आपको ध्यान है कि जितना भारत एलपीजी इंपोर्ट करता है उसमें 80% जो हिस्सा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ही भारत में इंपोर्ट होकर आता है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है, हालांकि आपको ये भी ध्यान है कि चीन के जो जहाज है उसको ईरान जाने की इजाजत दे रहा, वो वहां से मूव कर रहे हैं क्योंकि चीन जो है उनका बहुत बड़ा समर्थक इस पूरे एपिसोड में साबित हुआ है। भारत ने उस तरीके से स्टैंड नहीं लिया। भारत की कहीं ना कहीं इन तमाम बातों को लेकर एक विश्वसनीयता जो है उसको एक ठेस पहुंची है, और जिसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है कि भारत के कई वेसल्स जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो ऑयल एंड गैस जिसमें है वो फंसे हुए हैं। तमाम एसेट जो लेकिन मनीष एक चीज और भी है, आप हरदीप पुरी का अगर आप स्टेटमेंट देखें तो अभी कल ही हरदीप पुरी ने कहा कि नहीं ये श्योर करते हैं कि भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारे यहाँ कोई ऐसा संकट नहीं होगा, और ठीक अगले दिन इन प्राइसेस को बढ़ा दिया जाता है। तो क्या हरदीप पुरी को ये पता ही नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल जो सरकार से यही पूछा जाएगा कि आप 100 विकल्प और तलाश सकते थे, लेकिन आपने आम आदमी की जेब पर क्यों मारा? आपने क्यों 60 रुपए बढ़ाए कुकिंग गैस के और 114 रुपए आपने कमर्शियल गैस सिलेंडर के बढ़ा दिए? तो ये तो एक सवाल अपने आप में बना ही हुआ है, और सरकार इस सवाल से कब तक भागती रहेगी? तो सरकार के बयानों का अगर आप हिसाब देखें किस तरीके से बयान पल पल जो पलटते हैं। पहले कहा गया कि हमारे पास 25 दिनों का क्रूड ऑयल का रिजर्व है और वो पर्याप्त है इस तमाम संकटों का सामना करने के लिए। आज सरकार सूत्रों के हवाले से इस तरीके से खबर कह रही है कि अगले 4 से 5 हफ्ते तक जो है हमारे पास 4 से 8 हफ्ते तक के लिए हमारे पास दिक्कत नहीं है। सरकार के स्टैंड ही जो है ना, आप देखेंगे कि पल पल जो है ना वो बदल रहे हैं। वो स्पष्ट तौर पे पहले आपको ध्यान होगा कि इस तरह की क्राइसिस होती थी तो जिस समय बाकी पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे, चाहे वो मुरली देवड़ा हो चाहे वीरप्पा मोइली हो, जो हम लोगों ने देखा है नीलू जी कि वो सामने आकर तमाम पक्ष जनता के सामने रखते थे। लेकिन ये सोर्सेज के हवाले से खबरें बताई जाती है और चीजें उस तरीके से स्पष्ट होकर हमारे सामने नहीं आती कि क्या वास्तविक स्थिति है, चाहे क्रूड ऑयल की सप्लाई को लेकर हो चाहे एलपीजी की सप्लाई को लेकर हो। तो ये तमाम दिक्कतें हैं
और सरकार की तरफ से सूत्रों के हवाले से खबर ये प्लान किया जाता है और चीजें देखिए किस तरीके से अब पहले कह रहे थे कि हमें घबराने की जरूरत नहीं और अचानक रातों रात 60 रुपए एलपीजी जो है उसको महंगा कर दिया गया। तो क्या ये सरकार भरोसा दिलाएगी कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे? मुझे नहीं लगता कि अगर $100 प्रति बैरल अगर कच्चा तेल टच कर जाता है तो ये सरकारी तेल कंपनियों के लिए संभव है कि वो प्राइस को इस लेवल पर रख सके, क्योंकि अगर $1 अगर महंगा होता है क्रूड ऑयल तो आपको मान के चलिए कि 18,500 करोड़ रुपए यानी $2 बिलियन जो है सालाना वो भार ऑयल कंपनियों पे बढ़ता है। तो ये कहीं से इसका कोई तो ये इसको सोचा नहीं जा सकता। तो सरकार पर दबाव बनेगा कि वो प्राइस बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे अगर यहाँ पे शूट अप होता है प्राइसेस तो। अब संजय के पास आती हूँ कि संजय हमारे पास अच्छा एक सवाल आपसे मनीष और करके फिर मैं संजय के पास आती हूँ कि हम पेट्रोल और डीजल के लिए तो ये कहते हैं जो क्रूड ऑयल है कि भाई हमारे पास रिजर्व्स हैं 25 दिन के, कभी ये कहा जाता है कि हमारे पास 50 दिन का रिजर्व है। एलपीजी में कितना रिजर्व है? अभी अंग्रेजी के कार्यक्रम में मिस्टर चंद्र प्रकाश जो कि एलपीजी जो एसोसिएशन है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स का, वो ये कह रहे थे कि नहीं हमारे पास तो एस्मा लगाने के बाद हम पूरा रैंप अप कर लेंगे, कोई हमें ऐसी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एलपीजी के कितने दिन का रिजर्व है? देखिए यही बात है कि सरकार स्पष्ट तौर पे नहीं बता रही है कि एलपीजी के कितने रिजर्व है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल इस्तेमाल होने के लिए जो गैसेस का डाइवर्जन होता था, जो मैंने आपको बताया कि प्रोपेन और ब्यूटेन का ये सरकार कह रही है कि इसको केवल एलपीजी के प्रोडक्शन में ही इस्तेमाल किया जाए। तो आप ये सोचिए कि कितनी सारी देश में इंडस्ट्रीज चल रही हैं जो कि गैस बेस्ड ऑपरेट हो रही हैं, उनका फिर भला क्या होगा? और अगर गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो आप मान के चलिए कि सरकार अगर कंज्यूमर को राहत देने की कोशिश भी करेगी तो फिर वो इंडस्ट्रियल गैसेस के दाम अब बढ़ रहे हैं। आपने देखा अदानी टोटल गैस ने किस तरीके से दाम बढ़ा दिया। तो ये कमर्शियल जो इस्तेमाल करेंगे उनके लिए महंगा होगा। आपने देखा कि किस तरीके से कमर्शियल एलपीजी जो सिलेंडर होते हैं उसके दामों में किस तरीके की बड़ी बढ़ोतरी की गई है। तो उनको कीमत अगर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा होगा तो आपको पता है कि रेस्टोरेंट्स में, होटल चेन्स में सभी जगह उस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। तो फिर तो आउटिंग आपके लिए महंगा हो जाएगा, आपके लिए रेस्टोरेंट से खाना मंगाना महंगा हो जाएगा, वो फिर कंज्यूमर पे पास ऑन करेंगे, तो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। तो ये केवल सरकार लेकिन ये नहीं बता रही है कि कितना हमारे पास स्टॉक है सरल तरीके से कि जनता के ये समझ में आए कि इस क्राइसिस में उनको किस तरीके से निपटना है। तो इसको लेकर चीजें स्पष्ट नहीं है अभी तक। अब आपको क्या लग रहा है कि ये ईरान वॉर जो है ये कितने दिन और अभी चल सकती है? क्योंकि उसी के हिसाब से और उसी के आधार पर ये नापा जा सकता है कि भाई हमारे देश में जो ऊर्जा का संकट है या गैस का संकट है वो कितना बड़ा होगा। क्या आपको लग रहा है कितने दिन तक ये अभी और युद्ध चलने वाला है? म्यूट कर लीजिए संजय, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। शुरुआती दिनों में अगर आपको याद हो तो अमेरिका का आकलन था कि कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, पर अगर 30 दिन की हिंदुस्तान को मोहलत दी है तो उम्मीद करते हैं कि 30 दिन तक ये युद्ध खत्म होने वाला नहीं। 30 दिन उन्होंने दिए है रूस से तेल खरीदने के लिए, तो अगर 30 दिन दिए है तो इसका मतलब कि वो उम्मीद करेंगे 30 दिन तक रहेगा। पर संभावना ये है कि दोनों खासकर ईरान नुकसान में तो है, काफ़ी महामारी वहाँ पे काफ़ी बमबारी चल रही है, स्थिति काफ़ी ख़राब है, पर उनमें लड़ने की क्षमता पूरी है और वो पूरे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास मिसाइल काफ़ी हैं, अभी भी उसकी तादाद में कोई कमी नहीं आई है। तो अगर वो लड़ते रहे और है ना वहाँ पे काफ़ी नुकसान कर दिए, क्योंकि उनकी रणनीति रही है कि जितने भी अमेरिका के एलाइज हैं उन पे बमबारी करो, और वो लोग सब है ना घुटने टेकने को तैयार है, अमेरिका की तरफ नहीं ईरान की तरफ मुखातिब होकर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लड़ाई खींचेगी, क्योंकि अमेरिका को सबसे बड़ा एक जो स्ट्रेटेजिक फ़ायदा ये है कि बहुत दूर है, अटलांटिक सागर के चक्कर में उन तक है ना कोई मिसाइल नहीं पहुँचती है। अगर थोड़े ज़्यादा करीब होते तो ईरान वहाँ पे भी मार देता, परंतु स्थिति वहाँ पर उनकी ऐसी है कि अगर आपने एक फ़ोटोग्राफ देखी जिसमें कि ट्रंप साहब के कंधे पे हाथ रख के पूरे चर्च के और तमाम जितने भी बिलीवर्स हैं वो पूजा कर रहे हैं उनके साथ, तो उसमें दिख रहा है कि ट्रंप साहब इस समय थोड़ी तकलीफ में हैं, क्योंकि उन्होंने जो उम्मीद करी थी उसको से खरे नहीं उतरे। तो अब देखना है कि कितना चल रहा है, क्योंकि हेक्सवेल जो कि सेक्रेटरी ऑफ वॉर है वो तो काफ़ी ऊट-पटांग बातें कर रहे हैं, काफ़ी लड़ने वाली स्थिति में है, और ये इज़राइल ने पूरी तरीके से सेंसरशिप लगा दी, तो हमको ये नहीं पता कि उनको कितना नुकसान हुआ। पर अगर ज़्यादा नुकसान होता है तो थोड़े दिनों में देखिएगा तो उसके असर दिखाई पड़ने लगेगा।
अभी 7-8 दिन की लड़ाई हुई है, पर अभी कुछ और समय बाकी है जिसमें कि लोग वहाँ हथियार डालना चालू कर दें। गल्फ कंट्रीज ने तो काफ़ी हद तक है ना उम्मीद दिखाई है कि वो लोग लड़ने को तैयार नहीं है, और खास के ईरान से वो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि किसी तरीके से लड़ाई बंद कर देगा। पर और मुल्क नहीं, जो खास के ये भी सही बात है संजय कि जो ईरान ने ये कहा है कि जो पड़ोसी देश हैं हम उस पर अब हमला नहीं करेंगे, कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी थी। तो क्या ये सही बात है कि ईरान अब जो बाकी जगह पर देशों में है जो मिडिल ईस्ट के वहां हमला नहीं करेगा? एक है ना चर्चा ये भी चल रही है कि जितने भी ईरान के जो पड़ोस में देश हैं, खास के सऊदी अरेबिया और साइप्रस भी पड़ोसी तो नहीं है पर दूर देश है, उस पे सब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हुए, जिसमें उनका आरोप ये है कि उसमें इजराइल ने अटैक किया है, ना कि तेहरान ने। और कई सारी जगह पे वो दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका तो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, पर से इजराइल चाहता है कि युद्ध बढ़ जाए, युद्ध का पैमाना बढ़ जाए, और इस चक्कर में वहाँ पर तरह तरह के लोग अपने नाम से तो अटैक नहीं कर रहे हैं पर किसी और के नाम से अटैक कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात है क्या होता है अगर उसकी बात मानने को तैयार है, क्योंकि इसमें जो अमेरिकी का कार्ल्टन, क्या नाम है उनका, एक अमेरिकी एंकर हैं, उन्होंने भी बोला है कि ये सब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं जो कि चल रहे हैं इस समय। ओके। बस एक आखिरी सवाल मैं मनीष आपसे करूंगी, फिर कार्यक्रम को खत्म करती हूँ कि अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी संकट कितने दिन चलेगा ये पता नहीं है। संकट अगर लंबा चलता है तो एलपीजी की और कुकिंग गैस की क्राइसिस भी हो सकता है कि ज्यादा बढ़ जाए देश में। ऐसे में विपक्ष इसको अब कितना बड़ा इशू बनाएगा, क्योंकि इस समय तमिलनाडु, केरला, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, असम सब जगह चुनाव है। जी बिल्कुल, तो आपको इसकी झलक नीलू जी सोमवार से संसद में दिखने को मिलेगी, जब संसद का सत्र शुरू होगा, बजट सत्र का जो दूसरा पार्ट है, और निश्चित तौर पे सरकार इस पूरे मसले को लेकर बैकफुट पर आपको नजर आएगी। सरकार को चाहिए कि ईरान के साथ जो उन्होंने कम्युनिकेशन जो गैप रखा, जिसके कारण ये सारा क्राइसिस खड़ा हुआ है, तो सऊदी अरब के साथ प्रधानमंत्री के वो बताते हैं कि निजी संबंध है, यूएई के साथ अच्छे संबंध है, कतर के साथ, सभी के राष्ट्र प्रमुखों के, उनके राष्ट्र प्रमुखों के साथ उन्होंने हाल में बातचीत भी की है। तो किस तरीके से एक बीच का रास्ता निकाले कि जो वहां से जो वेसल्स हैं वो भारत में आ सके, इसको भारत सरकार को इस दिशा में कार्य करना होगा, उनको इनिशिएटिव लेना होगा, तभी नॉर्मलाइज होगा। लेकिन निश्चित तौर पे इसका राजनीतिक मुद्दा तो बनेगा। आज कांग्रेस ने 60 रुपए बढ़ोतरी की गई है, इसका राजनीतिकरण शुरू कर दिया है। और क्या सरकार पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ाने का जोखिम लेगी, जबकि मार्च में ही चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा? तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर लंबा युद्ध खींचा तो बहुत बड़ी क्राइसिस हम सबके सामने नजर आ रही है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।